हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज दिन भर में हम आपको बताएंगे वो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जिनको आप पढ़ने के बाद 70 से 80 प्रश्न आसानी से हल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन 20 चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो आप इनको अगर पढ़ लेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन्हीं वीडियो को और इन्हीं PDF को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और उसका आंसर जो है थोड़ा आपको समझाते चलेंगे। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो सर्वेक्षण शोध क्या है, इसके सामर्थ्य एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए तथा सामाजिक विज्ञान शोध में सर्वेक्षण विधि की प्रासंगिकता की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि ये दिसंबर 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? सर्वेक्षण शोध वह विधि है जिसमें मूलतः विषय विशेष पर लोगों से जानकारी एकत्रित की जाती है। गुणात्मक शोध के विपरीत सर्वेक्षण शोध अधिक विस्तृत जनसंख्या पर किया जाता है, तथापि इसमें प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है। तो ये विस्तृत जनसंख्या पर किया जाता है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष से जानकारी नहीं ली जाती है। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा सर्वेक्षण शोध है ये एक विस्तृत जनसंख्या पर किया जाता है और किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, पूरा समूह पर किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान में विज्ञान शोध तकनीकों को प्रायः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है हमारा गुणात्मक विधि, दूसरा है हमारा मात्रात्मक विधि। तो ये जो यहाँ से जो स्टार्ट है इसका आंसर, ये इस वाले क्वेश्चन का स्टार्ट है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शोध में सर्वेक्षण विधि की प्रासंगिकता की जांच कीजिए। तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला है गुणात्मक विधि। गुणात्मक शोध से हमें सामाजिक संबंधों के जटिल पक्षों के संबंध में ज्ञात होता है। ये विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो किसी प्रश्न विशेष को उसके अर्थ और उसकी विभिन्न व्याख्याओं के संबंध में गहनतापूर्वक, मतलब जो हमारा गुणात्मक विधि है इससे जो है जो हमारा शोध किया जाता है वो बहुत ही डीप में जाके किया जाता है और एक एक व्यक्ति का किया जाता है। और ये बहुत छोटी छोटी जनसंख्या या छोटे समूह या छोटी जगह पे लागू होता है। तो ये यहाँ पे इसके विशेषता उपयोग लिखा हुआ है और इसकी सीमाएं भी लिखी हुई हैं। किसी बृहद घटना जैसे निर्धनता या रोग विशेष के विस्तार और प्रकृति के संबंध में सूचना है तो गुणात्मक शोध विधि अधिक उपयोगी नहीं, मतलब बड़ी जनसंख्या या बड़ी जगह के लिए गुणात्मक शोध नहीं उपयोगी है। अगला हमारा है मात्रात्मक विधि। उपर्युक्त प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक अध्ययन के लिए मात्रात्मक विधि या सर्वेक्षण शोध उपयोगी है। अब चाहे मात्रात्मक विधि है या सर्वेक्षण शोध है, आपको एक ही चीज़ मानना है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। सर्वेक्षण शोध में आवश्यकता होने पर संपूर्ण देश अथवा विश्व के क्षेत्र या जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। अतः अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होने पर लोगों की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा विन्यासों को देखने के लिए प्रायः सर्वेक्षण शोध विधि का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अधिक जनसंख्या के लिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे किसी महामारी का सर्वेक्षण करना है पूरे देश में, तो वहाँ पर यह सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक शोध विधियां परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे की पूरक हैं। मतलब ये विधियां आपस में एक दूसरे को पूर्ण करती हैं, विरोधी नहीं है। इन दोनों को परस्पर मिलाया भी जा सकता है, दोनों परस्पर मिलकर शोध को समृद्ध करती हैं। मतलब अगर हम जरूरत पड़ने पे चाहे तो समूह का पूरा शोध जो है सर्वेक्षण कर सकते हैं, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जो है हम प्रति व्यक्ति का सर्वेक्षण करते हैं। तो दोनों का सर्वेक्षण करने के बाद एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ से है आपका गुणात्मक विधियों के बारे में। और अगला है आधुनिक विश्व को प्रायः सूचना समाज कहा जाता है, अर्थात सूचना का प्रवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय पक्ष बन चुका है। तो ये सारा लिख लेंगे आप या पढ़ लेंगे। PDF अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे जो है भेज देंगे। अगला हमारा है मात्रात्मक शोध या सर्वेक्षण शोध की विधियाँ। तो इसमें एक होता है जनगणना, दूसरा होता है प्रतिचयन आधारित सर्वेक्षण शोध। तो जनगणना का अर्थ क्या होता है? जब प्रत्येक व्यक्ति से सूचना एकत्रित की जाती है तो उसे जनगणना कहते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम, डिटेल, आयु, आधार कार्ड, पूरा उसके बारे में, फैमिली के बारे में सब कुछ जो पता किया जाता है वो जनगणना है। किंतु यह बड़ी खर्चीली, लंबी और ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जनसंख्या के कुछ हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके इस प्रकार के अध्ययन से सारी जनसंख्या के बारे में समझ पैदा की जाती है। जैसे पूरे भारत की जनसंख्या करनी है तो हम अगर किसी ज़िले में जाएंगे तो किसी एक गांव का जनगणना करने के बाद और गांव के बारे में पता लगा लेंगे। तो वो चीज़ इसमें किया जाता है, किसी एक विशेष जगह का पता लगा के और जगह का जो है उसी के आधार पर डिटेल दे देना। अगला है हमारा प्रतिचयन आधारित सर्वेक्षण। जब जनसंख्या के कुछ हिस्से का अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रतिचयन सर्वेक्षण शोध कहा जाता है। यहाँ प्रतिचयन शब्द नमूने के अर्थ में अध्ययन किए जाने वाले लोगों के एक हिस्से के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार के हिस्से को पहचानना आसान काम नहीं है। तो सर्वेक्षण को वैज्ञानिक एवं प्रातिनिधिक बनाने के लिए वैज्ञानिक कार्यविधि अपनानी होती है। प्रतिचयन की विशेषता क्या होती है? तो प्रतिचयन पर्याप्त होना चाहिए, प्रतिचयन में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिचयन करते समय शोधकार पक्षपात रहित होना चाहिए। आपको किसी पक्ष की तरफ झुकाव हो के आप किसी चीज़ का जो सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं, तो आपको पक्षपात रहित होना चाहिए। सर्वेक्षण शोध के लाभ, तो मितव्ययी होना चाहिए। सर्वेक्षण शोध विशेष रूप से स्वयं किया जाने वाला सर्वेक्षण अपेक्षाकृत कम व्ययसाध्य होता है। मतलब अगर आप पर्सनल किसी चीज़ का सर्वेक्षण करेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा खर्च पड़े, लेकिन जब समूह में करेंगे तो आपको कम खर्च में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो विशाल जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन में, जनसंख्या विशेष की जनसांख्यिकीय संरचना का अध्ययन करने में, उसमें उभरती प्रवृत्तियों एवं विन्यासों के अध्ययन में। और हमारा सर्वेक्षण लचीलापन। सर्वेक्षण शोध में निर्धारित विषय पर अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परिणामतः विश्लेषण में पर्याप्त लचीलापन आ जाता है। और इसके अनेक तरीके हैं।
सर्वेक्षण की व्यवस्था करने के लिए अनेक तरीकों को चुना जा सकता है। शोध सामग्री एकत्रित करने हेतु अपनी आवश्यकताओं एवं सीमाओं के आधार पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार, टेलीफोन और ईमेल में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। अगला है सर्वेक्षण शोध की सीमाएं एवं समस्याएं। अति सरलीकरण मानकीकरण के प्रभाव में जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनकी सार्थकता विशाल क्षेत्र को लेकर होती है। मतलब किसी एक विशाल क्षेत्र के बारे में हम जान लेते हैं। सभी प्रत्यार्थियों के लिए प्रश्न एक न्यूनतम रूप से एक साथ उपयुक्त होने पर बल दिया जाता है। सभी के बारे में मान लिया जाता है कि ये सेम प्रकार के होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रकार के हों। तो ये कमियां हैं इसमें। संभव है कि शोधकार यही भूल जाएं कि अनेक प्रत्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए कुछ और उपयुक्त हो और हम जो है उसके लिए कोई और डेटा दे दें, जो है डिटेल दे दें, जो है किसी एक क्षेत्र के माध्यम से। अगला है कठोर। सर्वेक्षण शोध कठोर होता है क्योंकि इसमें बहुत ही अचूक अध्ययन प्रारूप अपेक्षित किया जाता है। क्योंकि इसमें बहुत ही गहराई से, जैसे थोड़ी जगह का अध्ययन करके आप पूरी जगह का जो है डिटेल दे रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की समझ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, तभी आप अच्छा डिटेल दे पाएंगे। और ये कठिन कार्य है। सर्वेक्षण को अर्थपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने के लिए शोधकार को सुनिश्चित करता है कि चयनित प्रत्यार्थियों में से अधिकतर उत्तर देने को तैयार हों, पर ऐसा सदैव हो पाना सरल कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण कर सकना कठिन कार्य है। बाधाएं क्या हैं? जब प्रश्नावली का प्रयोग किया जा रहा हो और सर्वेक्षण की व्यवस्था स्वयं से हो तो कभी कभी कुछ जानकारी का स्मरण करना कठिन होता है। विवादास्पद मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना प्रतिभागियों के लिए कठिन होता है। प्रत्यार्थी में प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक भरने की इच्छा न होना। तो ये सारा जो है पर्सनल रूप से अगर हम करते हैं तब होता है। तो ये चैप्टर नंबर 20 आपका बता दिया गया है। अगर आपको जो है और भी चैप्टर के बारे में ऐसे आंसर जानना है तो कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम आपके जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, सभी के क्वेश्चन और आंसर आपको हम आज ही प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप 2 दिन में अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।